नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का यूनिट नंबर 3 की। और इसके पहले अपनी यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उसको अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहां पर भी उसकी लिंक को शेयर कर दिया गया है। बात करेंगे आईडीटी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 यानी कि पेपर नंबर 3 का 3rd यूनिट। और यहां से सभी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो सभी की सभी फुल फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन सी फुल फॉर्म यहां से आपसे पूछी जाती हैं? कहेंगे भैया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, तो कहेंगे डीएसएम। डीएसएम की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लिख दोगे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। अगर आपसे पूछेगा आईसीडी 10 की तो कहोगे सर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10th एडिशन करके लिख देना। इसके बाद में आईसीएफ की पूछ लेगा तो कहोगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इसके बाद में आपसे मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स यानी कि एमचैट की पूछ सकता है। इसके बाद में आईएसएए की पूछ सकता है यानी कि इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। इसके बाद में एम्स का मॉडिफाई किया हुआ इनक्लेन डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म, ये भी आपसे पूछ सकता है INDT ASD। तो आप यहाँ से लिख करके भैया और यहाँ तक अपना लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में आपका CARS, तो आप लिखोगे चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल 2nd एडिशन। तो ये सारी फुल फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जो टूल आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल DSM-5। तो हम अगर DSM-5 के परिचय की बात करें तो कहेंगे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का 5वां संस्करण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये आपका DSM-5 अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह मानसिक विकारों के निदान के लिए सबसे व्यापक और व्यापक रूप से स्वीकृत मैनुअल है। मानसिक विकार अगर बच्चे में है तो उसके निदान के लिए DSM-5 को जो था उसको स्वीकृत किया गया। DSM-5 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को विभिन्न मानसिक विकारों को पहचानना, उसका निदान और उसके उपचार में क्या करता है, मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानसिक विकारों के निदान के लिए मानकीकृत मानदंड प्रदान करना और इसमें मानसिक विकारों की एक समान भाषा स्थापित करना जिससे कि पेशेवरों के बीच में संचार में सुधार हो सके, और क्या करना, शोध और नैदानिक कार्यों में सहायता करना। यह है इसका मुख्य उद्देश्य। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना में DSM-5 में मानसिक विकारों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाएगा, आपका ADHD आ जाएगा, आपका लर्निंग डिसऑर्डर आ जाएगा, इसको हम लोग LD बोलते हैं। इसमें आपका स्किज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम और अदर आपके साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग DSM-5 की बात करें तो कहेंगे इसमें भैया डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी आता है, इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर भी आता है, इसमें आपका ओबेसिव कंपल्सिव भी डिसऑर्डर आता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं अपने DSM-5 के दौरान। हम ऐसे भी कह सकते हैं भैया DSM-5 में आपका जो कह सकते हैं जो इसके संदर्भ में जो श्रोता की ज़रूरतें होंगी उसकी क्षमता को बदलना, और ऐसे कहना कि भाई जो भी उनमें बातचीत, मेल, जोड़ो तोड़ो बातचीत के कारण जो भी मौखिक, शाब्दिक और अशाब्दिक संकेत हैं इनको देना। तो ये आपको देखने को मिलता है। मानदंड यहाँ पर क्या होंगे? DSM-5 प्रत्येक विकार के लिए विस्तृत निदान मापदंड प्रस्तुत करता है, जैसे लक्ष्यों की संख्या और प्रकार।
प्रत्येक विकार के लिए विशिष्ट लक्ष्यों की जरूरत जो सूची होती है वो बनाई जाती है। लक्ष्य की अवधि क्या रहती है, तो निदान के लिए लक्ष्यों में कितनी देर तक उसके लिए आवश्यकता होती है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो लक्ष्यों का व्यक्ति के दैनिक जीवन, कामकाज और संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख विशेषताएं होंगी कि भैया संस्कृति और लैंगिक मुद्दे को जो है वो बेहतर बनाना। DSM-5 संस्कृति और लैंगिक मुद्दों का ध्यान रखता है ताकि निदान जो है वो अधिक समावेशी और सटीक हो सके। भाई जो बच्चे की संस्कृति है, जो उसका लैंगिक समानता है, उसका अगर ध्यान रखा जाएगा तो जो भी बच्चे में निदान किया जाएगा वो क्या है, उसमें समावेशिता और सटीकता आएगी, बढ़िया निदान होगा। इसके लिए नई श्रेणी और विकार के बारे में नई श्रेणियों को जोड़ करके सिखाएगा, जैसे कि डिसेक्टिव मूड जो आपका होता है, डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बच्चे के लिए हम सततता और गंभीरता के साथ में कॉन्टिन्यूअस और गंभीर जो लक्षण हैं उनको पहचानेंगे और भैया इसका क्या करेंगे, मापन स्केल करेंगे। हम कह सकते हैं भैया DSM-5 मानसिक विकारों के निदान उपचार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को सटीक निदान और प्रभावी जो योजनाएं हैं इसको विकसित करने में सहायता करता है। इसके माध्यम से मानसिक विकारों की पहचान और समझ में सुधार होता है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं ICD-10। आपका ICD-10 इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ये 10वां संस्करण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया था, वैश्विक मानक के रूप में प्रकाशित किया था। इसमें चिकित्सा स्थितियां, विकार और बीमारियों के निदान के लिए एक व्यापक और मानकीकृत प्रणाली है। बच्चों में कोई विकार है, बच्चों में कोई बीमारी है, बच्चों की जो चिकित्सा स्थितियां हैं उसके लिए क्या करता है, ये एक व्यापक रूप से इन चीज़ों का उपयोग करता है और रोगों की पहचान, निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ICD-10 का उद्देश्य है सभी बीमारी और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सार्वभौमिक वर्गीकरण करना। जो भी बीमारियां हैं और जो भी स्वास्थ्य स्थितियां हैं इसके लिए क्या करना, इन्हें सार्वभौमिक रूप से वर्गीकरण करना। चाहे वो आपकी ऑटिज्म हो, चाहे आपका कह सकते हैं ऑटिस्टिक, या हम कह सकते हैं मनोवृत्ति कोई भी विकार हो, या कैनर सिंड्रोम हो, एटिपिकल सिंड्रोम हो, तो ये इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसी प्रकार की फोबिया हो, नींद ना आना हो, खाने में गड़बड़ी हो, गुस्सा करना हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती हैं। इसमें आपके ICD-10 की संरचना में अगर हम बात करें तो कहेंगे इसमें बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों को 21 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 21 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है और प्रत्येक बीमारी या विकार के लिए विशिष्ट कोड जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ICD-10 एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विश्व भर में बीमारियों और विकारों के लिए निदान के लिए वर्गीकरण में सहायता करता है। यह चिकित्सा पेशेवरों को एक समान भाषा और मानक प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आपको ICD-10 में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ICF की, तो कहेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग जो है यह भी भैया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको भी विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना। काम क्या है इसका कि व्यक्ति की कार्यक्षमता, विकलांगता और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना। यह चिकित्सा पेशेवरों को व्यक्ति की समग्र स्वास्थ्य स्थिति और मूल्यांकन करने के लिए जो भी पुनर्वास योजनाएं हैं उसको बनाने में विकसित करती है। इसमें व्यक्ति की कार्यक्षमता और विकलांगता का मूल्यांकन प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को में मानकीकृत मूल्यांकन प्रदान करना और इसके उद्देश्य में व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास की सेवाओं के लिए योजना बनाना और उनकी निगरानी करना। इसकी संरचना में क्या क्या होगा, इसकी संरचना में जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके लिए बॉडी फंक्शन यानी कि शरीर के कार्य और संरचना की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। इसमें शरीर के शारीरिक और मानसिक कार्यों के साथ साथ संरचनात्मक पहलू का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें भैया जो भी गतिविधियां होंगी बच्चे उसमें भागीदारी लेंगे, यानी कि इनको एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन की बात की जाएगी, जिसमें दैनिक जीवन की गतिविधियां और सामाजिक जो सहभागिता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों के लिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल फंक्शंस जो हैं उनको लागू किया जाएगा। आसपास के पर्यावरण के कारक, सामाजिक समर्थन और भैया भौतिक परिवेश का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए व्यक्तिगत कारण होंगे,
व्यक्तिगत विशेष परिस्थितियाँ शामिल की जाएंगी और भैया इसकी कार्यक्षमता का भी यहाँ पर विकास किया जाएगा। ICF चेकलिस्ट के प्रमुख घटक क्या क्या होंगे, तो कहेंगे हम प्रमुख घटक में बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर होगा इसका प्रमुख घटक, यानी कि स्मृति, ध्यान, दृष्टि, श्रव्य, आवाज़ और आपकी स्पीच और लैंग्वेज, और भैया श्वसन और मूत्र और प्रजनन कार्य यहाँ पर शामिल होंगे। हृदयवाही जो भी गतिविधियाँ हैं वो भी शामिल होंगी। बॉडी स्ट्रक्चर में तंत्रिका, तंत्र संबंधी जो संरचनाएँ, आँख का नाक संबंधी संरचनाएँ और भैया ये सारी चीज़ें। इसके बाद में गतिविधि और भागीदारी की बात करेंगे, एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। तो कहेंगे इसके गतिविधियों के अंतर्गत सीखना और लागू करना, संचार, गतिशीलता, सामान्य कार्य और मांग, ये चीज़ें होती हैं। भागीदारी में घरेलू जीवन के कार्य, सामुदायिक और सामाजिक जो भी नागरिक जीवन है बच्चे का वो, और शिक्षा और रोजगार। पर्यावरणीय कारक में इन्वायरमेंटल फंक्शंस में इसका उत्पादन और तकनीकी, परिवहन और सेवाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जहाँ पर हम समर्थन की बात करते हैं तो परिवार, मित्र और सहकर्मी का समर्थन भी किया जाता है। व्यक्तिगत कारण में आपके लिंग और जो भी जीवन शैलियाँ हैं इसको हम लोग कह सकते हैं मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। ICF चेकलिस्ट जो है वो आपके क्लिनिकल मूल्यांकन के लिए की जाती है, इसका शोध करने के लिए और सेवाएं प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ICF का उपयोग करते हैं। जहाँ पर अगर हम क्लिनिकल मूल्यांकन की बात करें तो कहेंगे चिकित्सा और मूल्यांकन पेशेवरों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना। इसके लिए स्वास्थ्य और विकलांगता से संबंधित शोध कार्य को करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और देखभाल करना, उसके लिए पुनर्वास और उसकी निगरानी करना, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए भैया इनको प्रशिक्षण देना। तो ये आपका ICF था। हाँ भैया, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं अगर पहुंचती तो आप लोग वीडियो को नहीं देख पाते हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि भैया जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। लगभग 17,000 का परिवार, 17K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और MCAT भैया आपसे आपके पेपर में 2 नंबर में MCAT के बारे में आपसे पूछा गया था कि भाई MCAT क्या है। 1 नंबर में फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कहेंगे मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। कहेंगे यह एक आपका क्या है, स्क्रीनिंग टूल है जो कि इसके लिए है ऑटिज्म बच्चों के लिए, जिसे छोटे बच्चों 16 से 30 महीने के बच्चों के लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षणों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ASD की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यह टूल माता पिता और अभिभावकों द्वारा जो है इसमें एक प्रश्नावली पर आधारित होगा, जहाँ पर बच्चे की क्या की जाएगी, प्रारंभिक पहचान में मदद की जाएगी, और भैया उसके बाद में उसे क्या किया जाएगा, शीघ्र हस्तक्षेप और उपचार दिया जाएगा। इसमें मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, प्रारंभिक पहचान की बात करें, तो छोटे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण की प्रारंभिक पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रारंभिक पहचान करने के बाद में बच्चे में शीघ्र हस्तक्षेप करना, जिससे भैया उसका उपचार शुरू हो सके और शीघ्र हस्तक्षेप हो सके। माता पिता को जागरूक करना, जो भी बच्चे में दिक्कतें हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों में विकास के प्रति माता पिता को जागरूक करेंगे। इसकी संरचना क्या होगी, इसमें क्या होगा, MCAT में कुल 20 प्रश्न होते हैं। MCAT में कुल 20 प्रश्न होते हैं जो बच्चों के व्यवहार, संचार और सामाजिक कौशल से संबंधित होते हैं। इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण आपका प्रारंभिक स्क्रीनिंग। इसमें क्या होगा, माता पिता या अभिभावक 20 प्रश्नों का जो उत्तर देंगे, उसमें ये उद्देश्य जाना जाएगा कि बच्चा सामान्य विकास के जो पत्थर हैं, यानी कि जो उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो कहाँ तक पूरा हुआ है या कितना पूरा नहीं हुआ है। आमतौर पर यहाँ पर हम लोग हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। फॉलोअप इंटरव्यू, इसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक स्क्रीनिंग में जो भी जोखिम है इसको संकेतों को शामिल किया जाएगा। इसमें फॉलोअप इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि विशिष्ट प्रश्नों पर गहराई से चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग के दौरान मिले संभावित जो झूठे सकारात्मक परिणाम हैं उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा क्या बच्चा आँख से आँख मिला सकता है, तो कहेंगे ऑटिज्म बच्चे अक्सर आँख से आँख मिलाने की क्षमता नहीं होती या कमी होती है। इस प्रकार से जो आपके 20 प्रश्न हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि भैया MCAT एक प्रभावी स्क्रीनिंग टूल है जो बच्चे की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करता है। यह
माता पिता और अभिभावकों को उनके बच्चे के विकास के बारे में जागरूक करता है और ये भैया शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए ज़रूरी होता है, जो बच्चे की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके बाद में ऑटिज़म बच्चों के लिए ही भारतीय ऑटिज़म मूल्यांकन स्केल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ईसा के नाम से जानते हैं, ISAA, यानी कि इंडियन स्केल फॉर ऑटिज़म, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। तो ये क्या है भैया, ये आपका जो है, ये भी ऑटिज़म बच्चे के लिए जो विकासात्मक दिव्यांगता है उसकी जांच करने के लिए, उसकी स्क्रीनिंग और उनका स्क्रीनिंग और निदान करने के लिए जो ईसा टूल है उसका उपयोग किया जाता है। यह आपको 6 डोमेन में देखने को मिलता है। 6 डोमेन आपके सामाजिक संबंध, भावात्मक जवाबदेही और भाषण यानी कि आपका संचार और स्पीच और कम्युनिकेशन, बच्चे के व्यवहार पैटर्न, संवेदी पहलू और संज्ञानात्मक घटक। ये जो 6 आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, 6 आपको डोमेन देखने को मिलते हैं। इन 6 डोमेन में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 प्रश्न यहाँ पर होते हैं। इसकी स्कोरिंग भी की जाती है। बच्चा मान लीजिए अगर हमेशा कर रहा है तो 5 नंबर देते हैं, बच्चा अगर बहुत अधिक बार कर रहा है तो हम लोग 4 नंबर देते हैं, बच्चा अगर बार बार कर रहा है तो बच्चे को 3 नंबर देते हैं, बच्चा अगर कभी कभी कर रहा है तो बच्चे को 2 नंबर देते हैं, बच्चा अगर कभी नहीं कर रहा है तो बच्चे को 1 नंबर देते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ये ईसा स्केल होता है, ये ऑटिज़म बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है। कहेंगे इसका उद्देश्य बच्चों के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के विभिन्न लक्ष्यों और मूल्यांकन का माप करना, वयस्कों में ऑटिज़म के स्तर को निर्धारित करना और भैया इसके लिए मानकीकृत उपकरण जो कि भारतीय संदर्भ में अनुकूलित होंगे उनको लगाना। इसमें मैंने बताया आपको 40 आइटम शामिल किए जाएंगे जो कि 6 क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। सेंसरी, उसके बाद में आपका और 6 मुख्य क्षेत्र होंगे आपके। सेंसरी जो आपका रिलेटेडनेस, इसके बाद में आपका हम कह सकते हैं भावात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल, इसके बाद में स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन, संज्ञानात्मक, व्यवहार। यहाँ पर आपको 6 डोमेन और इन 6 डोमेनों में आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या होंगे कि भैया संवेदी लक्षण बच्चे की जानना, क्या बच्चा सामान्य आवाज़ों और सामान्य प्रतिक्रियाओं देता है, क्या बच्चा विशेष प्रकार के वस्तु या वस्त्र सामग्री पसंद करता है या नापसंद करता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सामाजिक संपर्क में ये चीज़ें, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो दिए होते हैं। इसकी स्कोरिंग के बारे में 1 से लेकर के 5 तक के पैमाने का माप किया जाता है यहाँ पर। तो ये इसकी स्कोरिंग थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके बाद में एम्स संशोधित जो आपका इंक्लेंट डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म के लिए जो इंक्लेंट टूल जो कि एम्स के द्वारा मॉडिफाई किया गया, आपकी इससे फुल फॉर्म भी पूछती जाती है। INDT AHD, तो हम कहेंगे भैया यहाँ से और यहाँ तक आप इसकी फुल फॉर्म लिखोगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इसको जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के द्वारा इसको विकसित किया गया। यह क्या है, AHD बच्चे की, ऑटिज़म बच्चे की पहचान के लिए और उनके निदान और सुधार के लिए भैया क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे के शीघ्र निदान और सहायता करना, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मानकीकृत और विश्वास उपकरण प्रदान करना, प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना। तो ये जो हैं आपको एम्स, आपको यहाँ पर INDT AHD के अंतर्गत चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका परिचय ये ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट जो है आपका चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल यानी कि CARS-2 की। वहाँ पर इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना आपको बता दिया, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है और मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब करूँ। चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल, इसकी भी फुल फॉर्म बहुत बार आपसे पूछी गई है। कहेंगे कि भैया इसको जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बच्चों के लक्षण और पहचान के लिए इसको भी उपयोग किया जाता है, जो पहली बार 1980 में विकसित किया गया था। इसका दूसरा संस्करण जो है अधिक सटीक और उपयोगी होकर के आया है, इसको अनुकूल बनाता है। क्या कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की पहचान और निदान करना। इसका उद्देश्य लक्षणों की पहचान करना और मूल्यांकन करना, शिक्षकों, चिकित्सकों और अन्य पेशेवरों के लिए मानकीकृत उपकरण प्रदान करना। CARS-2 की संरचना में हम कह सकते हैं ये जो है आपका स्टैंडर्ड वर्जन होगा, जो संस्करण, इस संस्करण में बच्चों के जो भी कार्य क्षमता है उसका सामान्य और उच्च तरीके से को। इसके बाद में हाई
फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे यह संस्करण बच्चों के लिए जो भी कार्य क्षमता है उसका सामान्य रूप से इसको बेहतर बनाएगा। कास्ट 2 में क्या होता है, 15 आइटम होते हैं जो विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के व्यवहार का आकलन करते हैं। 15 आइटम को 1 या 4 के पैमाने पर रेट किया जाता है, 1 से 4 तक के पैमाने पर इसको रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, 15 की 15 चीज़ें आपको ये देखने को मिलती है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद में इसकी स्कोरिंग करते हैं तो कहते हैं भैया कुल स्कोर 15 से 60 के बीच में होगा, 1 से 4 के रेट के बीच में हम लोग पैमाना करते हैं। और ये चीज़ें आपको ऑटिज़म है या नहीं है, कितना ऑटिज़म है, हल्का है कि मध्यम है, अगर गंभीर है तो कितना है, तो इस हिसाब से हम लोग जब स्कोरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उपयोग की प्रक्रियाएं ये आपको देखने को मिलती हैं। चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल यह एक व्यापक रूप से विश्वसनीय उपकरण है जो ऑटिज़म बच्चों की पहचान, गंभीरता और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह शिक्षकों और चिकित्सकों इसके लिए जो भी जानकारी है उसको प्रदान करना, इसके लिए हस्तक्षेप की योजनाएं बनाना और भैया प्रभावी ढंग से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 3.2 के अंतर्गत अगर हम लोग बात कर लेते हैं भैया 3.2 के अंतर्गत तो कहते हैं शैक्षिक शैली और रणनीतियों का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंतर्गत आपका व्यवहारिक, कार्यात्मक अनुकूलन और शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र जो है वो शामिल होते हैं। तो कहेंगे व्यवहारिक मूल्यांकन, जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार और रवैये का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी सामाजिक रुचि, क्षमता और सहयोगिता का मूल्यांकन करना। कार्यात्मक मूल्यांकन में बच्चों के कार्यकौशल और कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, इसके लिए उसकी क्रियाशीलता, समस्या समाधान और क्षमता का निर्धारण क्षमता होगी। इसके बाद में अनुकूलनात्मक मूल्यांकन में इसमें विद्यार्थी के संरचनात्मक सामग्री और प्रदर्शन को हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन में शैक्षिक क्षमताएं और संशोधन को मूल्यांकन करना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। व्यावसायिक मूल्यांकन में बच्चे के, विद्यार्थी के व्यावसायिक योग्यताओं और कौशलों और उसकी रुचि का मूल्यांकन किया जाता है। ये सभी पहलू विद्यार्थी के शिक्षा में सामान्य अनुकूलन करने में मदद करते हैं और व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में इसका पता चलता है। और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी का उत्तरदायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, यानी कि वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस करें। डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक की बात होगी, यानी कि विभाजक निदान की बात होगी, तो कहेंगे भैया विभाजक निदान क्या होगा, जिसका अर्थ होगा निदान की एक से अधिक संभावनाएं। हम कह सकेंगे कि 2 या 2 से अधिक स्थितियों के बीच अंतर करने की प्रक्रिया को वर्णित करता है आपका विभेदक निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें कुछ स्थितियां भ्रामक रूप से जैसे ASD के समान हो सकती है और बच्चे के विकार और प्रबंधन जो होते हैं वो अंतिम रूप से इसकी सावधानी को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर विभेदक निदान के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो व्यक्ति के रोग के निदान के लिए विभिन्न संभावित संक्रमण और रोगों के नकारात्मक रूप से बाहर करने का काम करती है। इससे क्या होगा, चिकित्सा पेशेवरों को एक समस्या के पीछे कारकों को स्पष्ट करना में मदद करती है। ये आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की प्रक्रिया जो चिकित्सा पेशेवरों को मरीज की जांच करना और उसका इतिहास, विभिन्न चिकित्सा, इसमें रोगी का इतिहास क्या होगा कि भाई उसमें लक्षण क्या है, समय कब से हैं और इसका विवरण ये पूछताछ करना। शारीरिक परीक्षण रोगी का करना, यानी कि जो भी शारीरिक जांच है इसके आधार पर चिकित्सा पेशेवर और लक्षणों की जांच करना। हो सकता है बच्चे में अगर मान लो ADHD है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो यह हम कह सकते हैं इसमें बच्चा बार बार चीज़ों को दोहराएगा, सामाजिक संपर्क जो है उसमें असावधानी होगी, बच्चा काफ़ी कह सकते हैं जो भी ASD वाले बच्चे हैं वो काफ़ी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये इनके काफ़ी ADHD वाले काफ़ी ये उग्र व्यवहारी होते हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ASD के साथ में अगर ADHD भी है तो ये दोनों क्या है, एक सहसंयोजी हैं, ये हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, परीक्षण और उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाएगा, जहाँ पर रोगी की चिकित्सा पेशेवर और अनुभव और शोध का विश्लेषण करके हम लोग क्या करेंगे, उसकी उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे।
इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक की तैयारी भी की जाएगी, जो भी अनुभव का उपयोग करके संभावित रोगों को और स्थितियों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से तैयार करना। इसका उद्देश्य होगा कि चिकित्सा पेशेवरों एक या एक से अधिक संभावित रोगों और विवेकपूर्ण पहचानना, ताकि उन्हें उपयुक्त रूप से इनका क्या किया जा सके, उससे जो है उपचार वो प्रदान किया जा सके। इसके बाद में आपका 3.4 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हम लोग उन पर बात कर लेते हैं। ये कह रहा है भैया आपका असेसमेंट की बात करता है, असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशन। 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ये हम कह सकते हैं आपकी एसोसिएटेड कंडीशन के अंतर्गत आपका आता है। एक से लगी हुई दूसरी संलग्न दशा, जैसे मान लो कि भैया आपका स्पीच और लैंग्वेज, जैसे मान लो अटेंशन डिफिसिट और आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दोनों लगे हुए एक साथ में। अटेंशन भी बच्चे में नहीं है और हाइपर एक्टिविटी भी है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका ASD के साथ में आपका ADHD, तो ये क्या होता है कि एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं। तो कहेंगे कि एसोसिएटेड कंडीशन जहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हम ASD बच्चे की बात करते हैं, तो वहाँ पर बार बार बच्चे में चीज़ों को दोहराना, प्रारंभिक विकास बच्चे का खराब और दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी काफ़ी बेकार या खराब। इसमें जो होती है, हो सकता है कि बुद्धि बच्चे की सही हो, लेकिन हम क्या करते हैं भैया, इसका निदान कर सकते हैं। इन बच्चों में क्या होगा, सीखने में कठिनाइयाँ होंगी भाई, तो ये हमको देखने को मिलते हैं। कहेंगे कि रोगी का इतिहास भी यहाँ पर भी, इसमें हम क्या करते हैं, जब जांच करते हैं इसके परिणाम निकालते हैं, तो इसके रोगी के इतिहास के बारे में जानते हैं, शारीरिक परीक्षण के बारे में जानते हैं। और भैया मान लो कि ADHD बच्चा है, तो कहेंगे इसके दोहरे निदान के हम लोग और दोहरे लाभ के लिए स्कूल में तैयार करते हैं, जहाँ पर बच्चा ADHD के लक्षण और उद्देश्य का उपचारात्मक संभावना होती है, जो भैया इसकी हानि को देखते हैं। इसके बाद में कभी कभी क्या होता है, बच्चे को ईटिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भोजन की समस्या होती है, तो भैया ऐसी समस्या को भी हम लोग दूर करते हैं। इसका आकलन कैसे करेंगे, तो बच्चे के पहले इतिहास के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस बच्चे का हम लोग क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसके बाद में रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसके बाद में बच्चे का आकलन करेंगे। देन हम बच्चे का क्या करेंगे कि भाषा का आकलन करेंगे, समस्या व्यवहार का आकलन करेंगे, और भैया दृश्य परीक्षण करेंगे ऐसे बच्चे का। और देन हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या देंगे, नैदानिक साक्षात करेंगे, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू करेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सही निदान और उपचार जो है वहाँ पर आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 3.5 भी ये यूनिट आपकी बहुत छोटी छोटी थी। बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट बच्चे का किया जाएगा, तो व्याख्या और रिपोर्ट लेखन क्या होगा भाई। रिपोर्ट लेखन यहाँ पर बच्चे के लिए अलग अलग इनपुट प्रदान करना, उसका निष्कर्ष निकालना, जो भी कह सकते हैं कि वास्तविक कौशल है उनको लिखना, उसका डाटा संग्रह करना। और उसके उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भैया बच्चों के लिए व्यवहारिक ज्ञान कितना है, इन सभी चीज़ों का एक रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट लेखन के रूप में उसको रखना। कहेंगे असेसमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें साक्षात्कार, परीक्षण और अन्य तकनीकियाँ जो होती हैं वो उपयोग में लाई जाती हैं। व्यक्ति की ज़रूरतें और क्षमताओं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो रिपोर्ट लेखन ये एक प्रकार की शैली, इसमें असेसमेंट और इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया के नतीजे को एक स्पष्ट और संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट में व्यक्ति की स्थिति, समस्याओं और सुझावों को समेटा जाएगा, उसको रखा जाएगा। इंटरप्रिटेशन उस प्रक्रिया को कहा जाएगा जिसमें असेसमेंट के परिणामों को समझा जाता है और उन जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है जो असेसमेंट से प्राप्त होती है, ताकि व्यक्ति की स्थिति को समझ सकें और उनमें मदद मिल सके। तो इस प्रकार से भैया यूनिट 3 जो थी वो आपकी जो है वो समाप्त होती। यहाँ पर आपका यूनिट 3.1 जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया और एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को देश का विशेष शिक्षा का नंबर 1 चैनल बनाया।